नमस्कार, डे न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिले में तैनात डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर राजेश लाल पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद डीटीओ कि मुजफ्फरपुर और पटना स्थित आवास पर निगरानी की छापेमारी चल रही है। मुजफ्फरपुर में बरमपुरा थाना के दाऊदपुर कोठी मोहल्ले में डीटीओ राजेश लाल का आवास है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ छापेमारी हो रही है। दल में शामिल डीएसपी निगरानी कन्हैया प्रसाद ने बताया कि डीटीओ राजेश लाल पटना आवास पर हैं, जहां निगरानी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। डीटीओ राजेश लाल मुजफ्फरपुर के अलावा छपरा जिले के डीटीओ भी हैं। पिछले दिनों उनके कार्यालय में बड़े फर्जीवाड़े और घोटाले का मामला उजागर हुआ था, जब सैकड़ों की संख्या में फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड उनके कार्यालय से बरामद किए गए थे। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कार्ड में हेराफेरी का भी मामला उजागर हुआ था। इसके आरोप में डीटीओ कार्यालय के कई कर्मी जेल में हैं। डीटीओ पर एक व्यक्ति के द्वारा निगरानी थाना में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक डीटीओ के पटना स्थित आवास में 48 लाख रुपए मिलने की सूचना है। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है। निगरानी थाना कांड संख्या 23-21 दर्ज है इनके विरुद्ध। उसी में पटना स्थित आवास और मुजफ्फरपुर स्थित आवास में छापामारी चल रही है। अभी कहाँ पदस्थापित हैं? अभी डीटीओ साहब मुजफ्फरपुर में हैं पदस्थापित और छपरा के इंचार्ज में है। क्या नाम है उनका? उनका रजनीश कुमार नाम है। चार्जेस क्या उनके ऊपर? आय से अधिक संपत्ति। कितना कुछ हिसाब सब होगा ना? अभी तो यहाँ सामान्य चीज़ें यहाँ पाई गई है और लगभग 37,000 रुपया और बाकी जो है घर में उपलब्ध वही सामान है। पटना में अभी क्लियर नहीं हुआ कि पटना स्थित आवास यहाँ से सर ऑर्नामेंट्स वगैरह भी मिला है? नहीं, यहाँ से कुछ नहीं मिला। यहाँ से क्या क्या मिला? जो यहाँ घर में जो फर्नीचर वगैरह वो सामान मिले हैं और वही 37,000 रुपया कैश मिला है। कैश मिला है। कितना डिस्प्रोपोर्शनेट उन पर आरोप कितने का है? कुछ ऐसा आरोप आज से अधिक कितना का भी अभी जानकारी नहीं है इसकी। किसने शिकायत किया है सर? सब कुछ बता। ये गोपनीय है। अपना परिचय? मैं पुलिस उपाधीक्षक हूँ, ये मुजफ्फरपुर परिक्षेत्र प्रभारी। कुटनी थाना इलाके के फकुली गांव में गुरुवार की सुबह अमरूद के पेड़ पे एक युवक का लटकता शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान फकुली गांव निवासी मधु राय का 23 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार के रूप में हुई है। मृतक के चचेरे भाई अखिलेश के मुताबिक प्रेम प्रसंग में रोशन की हत्या की गई है। अखिलेश ने बताया कि रोशन का पड़ोस की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका विरोध लड़की के परिवार वालों के द्वारा हमेशा किया जाता था। पूर्व में भी रोशन के साथ मारपीट हुई थी। मृतक के परिजनों ने पड़ोस के राम सोगारत चौधरी और उसका बेटा पप्पू कुमार पर हत्या कर शव को पेड़ से लटका देने का आरोप लगाया है। फिलहाल फकुली पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मेरे चाचा का लड़का रोशन कुमार है, जो कल दरवाजे पे ही था अपना। उसको कल राम स्वागत चौधरी के बेटा पप्पू कुमार हमारे दरवाजे पर से बुला कर लेकर गया, कुछ टेंट उंट के काम कराने के लिए। वहीं पे था, वहाँ पे भोज भात खाया, पूजा मटकोर में रहा। 12 बजे तक वहीं उसको देखा गया। उसके बाद वो लोग वहाँ सब लोग मिल के उसको मार कर और एक छोटा सा अमदुर के एक पेड़ है उसके डाली में रस्सी बांध के घर के पीछे और लटकाए हुए था। कैसे पता चला था? मेरे सुबह जब चाची उठ के गई अपने भूसा निकालने, भूसुलना में से, तो देखा कि वहाँ पे बैठाए हुआ है, बिल्कुल ऐसे करके बैठाए हुए हैं और हाइट बिल्कुल कम है। एक छोटा सा डाली है, 3 फीट का ही अमरूद का पेड़ नहीं होगा, एकदम उंगली की बराबर मतलब वो डाली है, जिसमें मतलब फांसी लग ही नहीं सकता है। वहाँ पे बुरी तरह वो लोग मार के उसके बाद यहाँ आके घर के पीछे रख दिए। कौन कौन है? किसका किसका हाथ है इसमें? राम स्वागत चौधरी और उनका लड़का और अज्ञात में और लोग होंगे। और ये थोड़ा क्या नाम है? पप्पू कुमार। कहाँ का रहने वाला है? फकुली का ही है, बगल पड़ोस। हाँ, पड़ोसी है मेरे। किस चीज़ का दुश्मनी है? ये थोड़ा सा मतलब
लड़की वाली मैटर है, कुछ दिन पहले ही हुआ था। मेरे भाई को आज से 2 महीना पहले भी घेर उड़ के मारा था वो लोग। लड़की से क्या मैटर है उसके? मतलब थोड़ा सा प्रेम प्रसंग का मैटर था। उसके लड़की से? जी। किसके लड़की से? वही राम सुगार चौधरी के। आपके भाई से? हाँ, मेरे चाचा के लड़का से। अच्छा। तो बीच में हुआ कि 2 महीना पहले उसको बुरी तरह मतलब घेर के पीटा उठा था। फिर आपस में हम लोग मतलब कंप्रोमाइज़ कर लिए थे कि कोई बात नहीं है, हो गया। फिर लेकिन कल के डेट में वो घर पर से बुला कर लेके गया। चाची मेरी गवाह है, चाची के सामने ही बुला कर ले गया था। उसके बाद वहीं 12 बजे तक रहा, वहाँ पे भोज उज खाया। उसके बाद उसको मार के और एक छोटा सा अमरूद के पेड़ में एक पतला रस्सी से उसको बांध के बैठा दिया गया। है सब क्या आरोपी सब जिस पर आरोप लगाए वो सब है कि? अभी तो हम पोस्टमार्टम में आ गए हैं, वहाँ आरोपी है या नहीं है तो मुझे पता नहीं है। कुडनी के अख्तियारपुर गांव में एक किसान की दलदल में डूबने से मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान उसी गांव के 45 वर्षीय जगन्नाथ राय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात जगन्नाथ राय गाय चराने के लिए गए थे। गाय अचानक नदी उस पार चला गया। उसको पकड़ने के लिए जगन्नाथ राय भी आगे गए, जिससे उसका पैर दलदल में फिसल गया। दलदल में डूबने से जगन्नाथ राय की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिवार में मातमी माहौल है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। क्या है घटना, पूरी बात बताइए। वो भैंस गाय लेकर चराने गया, गैया जो नदी के उस पार भाग गया, रोमने गया, बस उस पार जाते जाते में डूब गया नीचे। डूबा तो फिर दोबारा ऊपर आया नहीं। अब वजन के आदमी जो था से मतलब घर से 1 किलोमीटर अलग डूबा। वहाँ से लोग चिल्लाता है गांव में आवाज़ कैसे आएगा। फिर छोटा बच्चा एक पोता था, उसको भेजा दूसरा आदमी घरे आकर उसको जब ये सबको कहा है तब तो यहाँ से लोग जाता है ज़्यादा पहुँच। उससे पहले भी कुछ आदमी पहुँचा से मतलब पानी में खोजने लगा उसको, तो खोदते हाँ दलदल था। उसको जो गिर गया से उसको बोर फंस गया दलदल में, उठ नहीं पाया। वो जो है मतलब देह शरीर के जलकर आदमी तो शरीर में वजन है उसको ज़्यादा, उस पर उठ नहीं पाया। वो उसमें डूबल रह गया। आधा घंटा के बाद आदमी सब पहुंचा तो निकाला। गैया गले रखा गाय उस पार नदी के चला गया, भाग गया था। उसी को पकड़ने, उसी को आगे से घेर कर इस पार करने के लिए गया और माल इसी पार रह गया। 2 माल उस पार चला गया। एक युवक ने पड़ोस की एक महिला को डायन कह दिया। फिर क्या था, गांव के 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। जिस महिला पर डायन का आरोप लगाया था, उस महिला के पति ने पड़ोस के युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। घटना साहेबगंज थाना इलाके के एक गांव की है। जानकारी के अनुसार गांव के कृष्णा कुमार का गाय पहले एक दिन में 10 किलो दूध देता था, लेकिन अब मात्र 2 किलो दूध देता है। कृष्णा ने पड़ोस की एक महिला पर डायन का आरोप लगा दिया। कृष्णा के मुताबिक उसी महिला के जादू टोना की वजह से उसकी गाय दूध कम देने लगी। जब इसकी खबर महिला के पति को लगी तो वो आग बबूला हो गए और 2 परिवार आपस में भिड़ गए, जिसमें कृष्णा कुमार को चाकू लग गई। गंभीर रूप से घायल कृष्णा, उसकी बहन और मां का इलाज SKMCH में चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम जैसे कि भाई मेरा वो मूंग पसारने गया था द्वार पे, उसके बाद क्या बोला मेरे द्वार पे मूंग मत पसारो। उसके बाद भाई को मेरा गाली देने लगा, सियाराम दास। उसके बाद वो आया मेरा भाई, मैं स्कूल में बैठा था। उसके बाद मैं आया तो पूछा कि क्या हुआ। उसके बाद चाकू निकाल के 50 लोगों को सामने मेरे को 3 बार वार किया। 3 सियाराम दास। अच्छा, उस विवाद उसकी पत्नी से हुआ था? पत्नी से नहीं हुआ था, पत्नी से कल्ले हुआ था, तो कल्ले के मामला पूरा शांत हो गया था। आज सुबह में आया था चाकू लेकर। पत्नी को क्या बोल दिया, डाइन? नहीं, डाइन नहीं बोले थे उसको। ऐसा ही हम गाली दे रहे थे, गाय को नजर उजर कोई लगा दिया था। ऐसा ही 50 लोग था। नजर लगा दे रखा तो डाइन है? नहीं, वैसे नहीं बोले थे। बोले थे कि डाइन नहीं बोले थे, बोले थे कि कौन मादरचोद, ऐसे मतलब बोले थे। हाँ, नजर लगा दिया। गाय पहले 8 किलो दूध करता था, 8 लीटर, अब 1 किलो दूध कर रहा है। इतना ही बातें हुआ है। उसके बाद हम चले गए। आज सुबह में आया चाकू लेकर, सियाराम दास वार किया मेरे ऊपर। मैं कुछ नहीं, उसका 3 चाकू पेटों में मारा? पेट में मार रहा था, लेकिन हम उसका चाकू पकड़ लिया। बहन का भी 4 हाथ का अंगुली कट गया है। जिले में बाढ़ की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को पूरी तैयारी में रहने का निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही
स्वास्थ्य विभाग की ओर से संबंधित इलाकों की एएनएम को बाढ़ के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं नाव और मोटर बोट को भी आवश्यकता के अनुसार सैनिटाइज किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव ना हो। सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. चौधरी ने बताया कि संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रभावित और उसके आसपास के इलाकों में स्थित सभी प्राथमिक और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं का भंडार किया जा चुका है। प्रभावित इलाकों में दवाओं की कमी न हो, इसके लिए सर्दी, खांसी, जुकाम, डायरिया और हैजा जैसी मौसमी बीमारियों और एंटी रैबिज दवाओं का भी भंडार किया जा चुका है। जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, खास करके मीनापुर, साहेबगंज, फारूक इत्यादि जो है गाय घाट सभी को हम लोग अलर्ट कर दिए हैं और सभी प्रभारी से हमने फ़ोन पर मोबाइल पर बात किया कि आप लोग सेंट्रल स्टोर से जो भी बाढ़ संबंधित दवाएं हैं, आवश्यक दवाएं हैं, उसको आप ले लें और ख़ास करके ब्लीचिंग पाउडर, चूना का उठाव कर लें। इस तरह से हम लोग मीनापुर को 100 बैग, बंदरा को 50 बैग, सरैया को 100 बैग, गायघाट को 50 बैग, मुसहरी को 50 बैग, मोतीपुर को 50 बैग, बोचहा को 50 बैग, साहेबगंज को 200 बैग, पारो को 100 बैग, औराई को 100 बैग और कटरा को भी 100 बैग ब्लीचिंग पाउडर हम लोग दे चुके हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्रखंड को 10-10 हज़ार हेलोजन का गोली भी दिया जा चुका है और जो भी बाढ़ जनित बाढ़ के उपरांत जो डिजीज जो रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे लूज मोशन, डिसेंट्री, वोमिटिंग, डायरिया इत्यादि से संबंधित जो भी दवा है सारे प्रभारी को बोल दिया गया है और लगभग सभी पीएचसी के प्रभारी लोग अपना उठाव कर लिए हैं। तो कटरा जो है अभी अपना 100 बैग नहीं ले गया है और औराई का नहीं गया है। संभावित जो डिलीवरी का जो डेट होता है उस डेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है जो उसके निकट का जो पीएचसी पड़ेगा वहाँ हम लोग आवश्यक निर्देश दिए हैं कि ऐसी गर्भवती महिला को कोई तरह की कठिनाई नहीं हो और उसके लिए आवश्यक व्यवस्था हम लोग कोई कंट्रोल रूम भी बनाया गया है इसको लेकर के और सभी कंट्रोल रूम जो है हमारे यहाँ जो कंट्रोल रूम जहाँ वैक्सीनेशन और एंटीजन टेस्ट से संबंधित और कोविड टेस्ट से संबंधित जो हम लोग का कंट्रोल रूम चल रहा था उसी में हम लोगों ने आज एक आदेश जारी किया है। कुडनी पुलिस ने चंद्रहटी NH 77 से तेल टैंकर पर लदा एक ट्रक से 172 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया है। हालांकि पुलिस की भनक लगते कारोबारी मौके से फरार हो गए। कुडनी थानेदार अरविंद प्रसाद ने बताया कि कारोबारी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जदयू के पूर्व जिला महासचिव सम्राट सक्रिय सदस्य रोशन प्रसाद समेत कई अन्य पार्टी के युवा नेताओं ने कहा कि आज बिहार की स्थिति बदतर हो रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। इन लोगों ने कहा कि युवाओं के दर्द को समझने वाला एकमात्र नेता बिहार में चिराग पासवान ही है, इसलिए उनका समर्थन करते हुए विश्वासघात करने वाले नेताओं को सबक सिखाने का काम करेंगे। सम्राट ने कहा कि चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा का भी समर्थन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में सुभाष ठाकुर, राजीव कुमार, रोहित पटेल सहित कई अन्य दल के युवा नेता मौजूद रहे। जदयू की बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं थे। हमने जदयू से इस्तीफा दिया था और लोजपा के कई उम्मीदवार, मुजफ्फरपुर जिले के सकरा, गायघाट, हम लोगों ने लोजपा के उम्मीदवारों के लिए कैंपेनिंग किया था। उस समय ये था कि चिराग पासवान युवा हैं और बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं और अकेले लड़ने का जो उनका फैसला था हर एक शिक्षित युवा को उस समय अच्छा लगा था। उसके बाद कुछ दिनों पहले जो घटनाक्रम हुआ है, उनके चिराग पासवान जी के पीठ में जो छुरा घोंपने का काम हुआ है, ये बेहद दर्दनाक है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उस पार्टी को बहुत ही मेहनत से बनाया था। उसके बाद
उनके जाने के बाद, उनके मरणोपरांत इस तरह की घटना बहुत ही, हम लोग जैसे युवाओं को जो पढ़े लिखे थे उन लोगों के लिए दिल तोड़ने जैसी थी, हृदय विदारक घटना थी। उस चीज़ को हम लोग आज सभी लोग, जैसे विभिन्न पार्टी के लोग हैं, कुछ और पार्टी के, जन अधिकार पार्टी के लोग हैं, भाजपा के कुछ लोग हैं, सब लोग आने वाले हैं, लेकिन अभी लेट से शायद पहुँचेंगे। तो सारे लोगों ने मिलकर, सारे युवाओं ने मिलकर फैसला लिया कि पार्टी एक अलग चीज़ है, पार्टी से जुड़ना ना जुड़ना अलग चीज़ है, विचारधारा अलग विचारधारा के जो हम लोग युवा हैं वो सारे लोग मिलकर बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार में बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन व्यवस्थाओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। उन व्यवस्थाओं के लिए हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, जिससे बिहार का जो समुचित विकास हो सके, चाहे वो किसी के नेतृत्व में हो। और चिराग पासवान जी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, एक तरफा अभी समर्थन कर रहे हैं। एकमात्र युवा हैं जो बिहार को अभी चला सकते हैं, शिक्षित युवा हैं, और हम लोग उनका समर्थन करने का काम करेंगे। पार्टी से जुड़े ना जुड़े ये अलग बात है, उनकी विचारधारा से जुड़े ना जुड़े अलग बात है, लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य बिहार के राजनीतिक हालात जो हैं उसमें हम लोग और हमारे जो सैकड़ों युवा हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग चिराग पासवान जी का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को 22 जून से 6 जुलाई तक पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसे लेकर गुरुवार को भाजपा पश्चिमी नगर मंडल ने सिकंदरपुर स्थित मुक्ति धाम और गांधी स्मृति पुस्तकालय में वृक्षारोपण का आयोजन किया। साथ ही पौधे के सामने पौधे से वृक्ष बनने तक और वृक्ष की सुरक्षा का सभी ने शपथ लिया। पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि जल और ऑक्सीजन बचाने की जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति कम से कम अपने जीवन काल में 6 बड़े वृक्ष अवश्य लगाए। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि देश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत भाजपा के बूथ से लेकर केंद्र तक के पदाधिकारी इस अभियान में लग गए हैं। भाजपा ने यह संकल्प लिया है कि हम इतने वृक्ष लगाएंगे कि सदियों तक पर्यावरण और खासकर कोरोना काल में हुए ऑक्सीजन की कमी दोबारा नहीं होगी। हम पेड़ लगाएंगे और सुरक्षा भी करेंगे। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण के कार्यक्रम तय किए गए और वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितना महत्व रखता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर के वृक्ष भी लगाएंगे और वृक्ष की सुरक्षा भी करेंगे। और इस अभियान के तहत 23 जून से लेकर के 6 जुलाई तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे संपूर्ण देश में चलाया जा रहा है। बिहार में भी, मुजफ्फरपुर में भी यह कार्यक्रम, सभी कार्यकर्ता हर बूथ पे ऐसे 5 पौधे लगाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। आज हमारे मंडल अध्यक्ष अमित जी के द्वारा, इनकी पूरी टीम के द्वारा, हमारे नगर विकास मंत्री, जिला के महामंत्री के द्वारा, ऐसे सभी प्रमुख लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा आज यह विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है और यह अभियान 6 जुलाई तक चलेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कल ही बलिदान दिवस था और भारतीय जनता पार्टी ने इस बलिदान दिवस को ऑक्सीजन लगाने के लिए वृक्षारोपण, ऑक्सीजन पैदा करने के लिए वृक्षारोपण का आयोजन पूरे देश में किया है। और हम सभी कार्यकर्ता बंधु 5-5 पेड़ लगाने का संकल्प लिए हैं कि उससे जो वातावरण में पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण पर निजात पाया जा सकता है, उसके लिए हम लोग ऐसे वृक्ष को लगा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे और समाज में हम अपने जीवन रक्षक ऑक्सीजन की पूजा करें। इसी बात के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर आकर के पेड़ लगा रहे हैं। गुरुवार को कमरा मोहल्ला स्थित सिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद मोहम्मद काजीब शबीब ने शिया वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों और भूमाफियाओं की मिली भगत से वक्फ की संपत्ति की अवैध खरीद बिक्री की जा रही है। मुजफ्फरपुर के कोल्हुआ पैगंबर में करोड़ों की वक्फ की संपत्ति को वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक पदाधिकारी आरिफ राजा की मां एवं अन्य रिश्तेदारों द्वारा वक्फ अधिनियम के विरुद्ध जाकर अवैध तरीके से बिक्री की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संपत्ति खरीद बिक्री करने में आसानी हो, इसलिए रिकॉर्ड रूम में
दस्तावेजों की सुरक्षा एवं संरक्षण की जाए, क्योंकि वक्फ की संपत्ति के दस्तावेजों को भी नष्ट करने वाले लोग भूमाफियाओं के साथ मिलकर कागजों को गायब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इस पर कार्रवाई का आदेश नहीं दिया जाता है तो सिया समुदाय द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से आगे आंदोलन चलाया जाएगा। शिया वक्फ बोर्ड की बिहार में 10,000 बीघा ज़मीन थी, घट क्या मुश्किल से 100 बीघा भी नहीं रह गई और दिन ब दिन घटती जा रही है। जो लोग इसके लिए संरक्षक बनाए गए थे शिया वक्फ बोर्ड, वो बिल्कुल कान नहीं धरता है। और जो है जैसे शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी हैं आरिफ रज़ा, उनको आप देखिए सामने गोला रोड कब्रिस्तान है, 24 दुकानें हैं, 20 लाख रुपया सालाना जाता है, एक पैसा कब्रिस्तान में खर्च नहीं हो रहा है। जनता अपने पैसे से सफाई भी कराती है, पोछाड़ा भी कराती है। आरिफ रज़ा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसकी माता जी ने खुलवा की ज़मीन बेची, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उसके सारे ननिहाली रिश्तेदारों ने खुलवा में 30 बीघा ज़मीन और अलग से 70 बीघा 2 वक्फ वहाँ पे वो बेच दिया, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। करबला पे उसका मसलमैन है गुड्डू, उसने 3 मंजिला मकान बना लिया 400 रुपये किराए के ऊपर, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी जिनको बचाना है, जिनको रोकना है, वो लोग रोकते नहीं। हम लोग जाते हैं तो हम लोग पे कार्रवाई होती है, हम लोगों के ऊपर जो है वो केसेस होते हैं। बेचने वाला आज तक जेल नहीं गया, बचाने वाला जेल भी जाता है और केस भी सह रहा है। हम लोग अब इसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। कानून के दायरे में जो भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अरबों की ज़मीन जो कमज़ोरों के लिए, जो कमज़ोरों के उत्थान के लिए, जो धर्म के कामों के लिए, इमाम हुसैन की मजलिस के लिए, इमाम हुसैन सलाम की आज़ादारी के लिए और दीन के कामों के लिए थी, वो बेईमान भूमाफिया बेच के खा रहे हैं और सरकार बैठ के देख रही है और कुछ नहीं करी। जबकि 1000 शिकायतें जा चुकी हैं, जो जाते हैं कहने उनके ऊपर FIR हो जाता है। ये इतना बड़ा मामला। और उसके बाद अंचल से अब कागज़ गायब हो रहा है, अंचल से कागज़ गायब हुआ, बाज़ाब्ते RTI से रिपोर्ट आई कि 10,000 रुपया जुर्माना किया जाए नागेंद्र सिंह CEO के ऊपर और चिन्हित करके कार्रवाई की जाए किसने अंचल से कागज़ गायब किया है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और आपके अखबारों में, शहर के अखबारों में बार बार आ रहा है कि नाजिरपुर की ज़मीन अंचल से गायब का कागज़ गायब हो गया, रिकॉर्ड रूम से कागज़ गायब हो रहा है। अब कागज़ गायब करके ज़मीन बेची जा रही है, सरकारी ज़मीन, वक्फ की ज़मीन, मठ की ज़मीन। अब जो लोग बोलता है उसके ऊपर भूमाफिया धमकी देते हैं, चढ़ाव करते हैं, चढ़ाई करते हैं। हमारी सरकार से अपील है कि हम लोग जो अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक है, जिनका वोट का वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन हमारे मजहब में, हमारे मुल्क के कानून में, हमारे संविधान में मच्छर और मक्खी का हक है तो हमारा हक नहीं है। जो लोग हमारा माल लूट रहे हैं, ज़मीन लूट रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी KBN स्कूल बना था जनता के लिए, बाहर से फंड आया था, वो स्कूल आप देख लीजिए कि उसके पहले स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई होती थी, वो पढ़ाई जो है फीस से होने लगी, कंप्यूटर बेच दिया। अब एक शिलापट यानी एक कंधा लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा था कि ये जनता के लिए है, सवाब के लिए, उसको परसों उखाड़ के उन लोगों ने फेंक दिया और भूमाफिया को देने वाले हैं। हम लोगों ने अभी कुछ 2 दिन पहले DM साहब को लिख के दिया, कार्रवाई शायद शुरू होने वाली है। हम लोग आखिर में अगर नहीं होगा तो फिर सड़क पे आएंगे, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हम तमाम अपने अधिकारी को बताएंगे कि इस तरह से लूट अगर बर्दाश्त की गई तो यही लोग शेर होते हैं जो कल जाके हमारा मुल्क बेचते हैं। हम लोग और पूर्वजों का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। हम कभी भी जनता के साथ, कमजोरों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और अपने मुल्क को करप्शन से हम लोग मुक्त कराएंगे। इसीलिए खास करके वक्फ बोर्ड के अधिकारी, अभी अफजल अब्बास साहब जो नए चेयरमैन आए, हमसे मिलने आए थे, हमने कह दिया कि ठीक है आपको 1 साल हो रहा है, 10 दिन का और मौका देंगे, अब आप इन बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। करबला सामने मौजूद है, वहाँ एक वो शख्स मुतवल्ली बना हुआ है जिसपे 19 जो है FIR हुआ और एक में उसके ऊपर जो है FIR तो मेरे पे 48 है, लेकिन एक में हाई कोर्ट से उसके ऊपर बेल रद्द हो चुका है और आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और रोज वो कोई ना कोई खुराफात पहुंचाता है हमारे खिलाफ। गुरुवार को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरपुर की कार्यकारिणी की बैठक संवर्णालय परिसर स्थित धरना स्थल पर आयोजित की गई। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कहा कि माह मई में मूल मासिक आवंटन के अनुरूप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न प्रत्येक विक्रेताओं को लगभग 40 से 60% आवंटन कम दिया गया। किसी विक्रेता का आवंटन ही शून्य है। ऐसी परिस्थिति में विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न वितरण के क्रम में उपभोक्ताओं के कोप भाजन का शिकार होना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज हम लोगों ने बैठक कर आगे की रणनीति बनाने का काम किया। बैठक रखा गया था कि हमारे विक्रेताओं पर लगातार समस्या बढ़ता जा रहा है। माह मई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक उपभोक्ताओं को
फ्री राशन वितरण करना था। तो मासिक आवंटन जो हम लोग को मिल रहा है, मासिक आवंटन तो मूल रूप से जो मिला उसके अनुरूप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न का आवंटन नहीं मिला। हमारे ज़िले के लगभग प्राय सभी विक्रेताओं को 40 से 60% आवंटन भी दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। कुछ ऐसे भी विक्रेता हैं जिनका आवंटन ही नहीं हुआ, शून्य आवंटन रहा। लेकिन स्थानीय पदाधिकारी के दबाव पर जो मासिक आवंटन था उसी से हमारे विक्रेता दोनों राशन को बांटे। अब जून की बात है, जून में उनका जो आवंटन है वो भी उसी ढंग का है। लगातार हम लोग हमारे शिष्टमंडल स्थानीय पदाधिकारी से मिलते रहे हैं, आग्रह भी किया और सच्चाई से अवगत भी कराया उन लोगों को। क्या रणनीति तय की आगे का क्या तो उन्होंने कहा कि इस अतिरिक्त आवंटन मिल जाएगा, लेकिन आज 24 तारीख हो गया, अतिरिक्त आवंटन तैयार नहीं। तो हम लोग आगे की रणनीति के लिए आज विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर पदाधिकारी रहते तो उनसे भी मिल के अपना ज्ञापन देते। अगर पदाधिकारी से मिलने के बाद कोई सहानुभूतिपूर्ण विचार नहीं किया गया, आवंटन में सुधार नहीं किया गया, तो अगला रणनीति तय करते हुए हम लोग अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए न्यायालय का भी सहारा ले सकते हैं। वसुधा कल्याण आश्रम के द्वारा संचालित तरुमित्र प्रज्ञा परिषद के बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम वन महोत्सव माह का शुभारंभ गुरुवार को लंगट सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में विधिवत किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के गणमान्य प्राध्यापकों सहित कल्याण परिवार के वरिष्ठ सदस्यगण उपस्थित रहे, जिनके द्वारा महाविद्यालय परिसर में सभी प्रकार के फलदार, छायादार एवं औषधि पौधे लगाए गए हैं। आश्रम के अध्यक्ष आचार्य पवन महाराज ने सभी वरिष्ठ प्राध्यापकों को आश्रम की ओर से अंगवस्त्र, श्रीमद् भगवद गीता एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वसुधा कल्याण आश्रम के द्वारा आयोजित यह वन महोत्सव जो समारोह है इसका आज शुभारंभ है और पूरे एक महीने 24 जून से 24 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलेगा। और हमारा जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम को लेकर के वो यह है कि हम प्रकृति को मानवीय अंतःकरण के भीतर ले जा सके, उनको जोड़ सके, माने उनकी संवेदनाओं को प्रकृति के साथ जोड़ सके, यही हमारा उद्देश्य है। और संभवतः हम इस अपने उद्देश्य में सफल होंगे। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को यह आह्वान करना चाहूँगा इस वन महोत्सव माह में आकर के जुड़ें और इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और आनंद उत्सव के माहौल में। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए द न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।